क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की सभ्यता ने अपने पहले कदम कहां रखे थे? धरती पर ऐसी कई घाटियां हैं जहां से इतिहास ने करवट ली, और उनमें से एक है चीन की ह्वांगहो नदी घाटी, जिसे हम पीली नदी कहते हैं। यही नदी कभी जीवन देती थी तो कभी अपने प्रचंड बाढ़ से विनाश भी लाती थी। इसी विरोधाभास ने गढ़ी उस सभ्यता की कहानी जो हजारों सालों बाद भी दुनिया को दिशा दिखा रही है। यह यात्रा हमें ले जाएगी 2000 ईसा पूर्व से लेकर उन राजवंशों तक जिन्होंने स्वर्ग के आदेश पर शासन करने का दावा किया। हम देखेंगे कैसे किसानों की मेहनत, शिल्पकारों की कला और दार्शनिकों की सोच ने मिलकर चीन की आत्मा को गढ़ा। हम सुनेंगे कन्फ्यूशियस की सीख, लाओ त्से की रहस्यमयी फुसफुसाहट और बौद्ध धर्म की शांति की धुन। हम देखेंगे वो 4 आविष्कार, कागज, बारूद, कंपास और छपाई, जिन्होंने सिर्फ चीन ही नहीं पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। रेशम के धागों से बनी सिल्क रोड हमें ले जाएगी दूर दूर तक, जहां व्यापारी, यात्री और विचारधाराएं आपस में मिलती रहीं। हम जानेंगे कि कैसे चीन की संस्कृति, कला और व्यापार ने एशिया से लेकर रोम तक की दुनिया को जोड़ा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। बार बार आई बाढ़, युद्ध और मंगोल आक्रमणों ने इस महान सभ्यता को चुनौती दी। फिर भी हर बार राख से उठकर चीन ने खुद को नया रूप दिया। आखिर में हम समझेंगे कि प्राचीन चीन की यह धरोहर आज भी हमारे बीच सांस ले रही है, हमारी किताबों में, हमारी तकनीक में और हमारी सोच में। तो आइए अगले 1 घंटे में चलते हैं समय की उस नदी किनारे जहां से बह निकली थी मानव सभ्यता की एक अमर धारा, चीनी सभ्यता की गाथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास के कथा, जहां हम आपको ले चलते हैं अतीत की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मानव सभ्यता का इतिहास एक गहरी नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उग्र, लेकिन हमेशा बहता हुआ। इसी इतिहास की एक अनमोल धारा है चीनी सभ्यता, जिसकी शुरुआत लगभग 2000 ईसा पूर्व ह्वांगहो नदी के किनारे हुई। यह नदी उपजाऊ मिट्टी देती थी जो अनगिनत लोगों का पेट भरती थी, लेकिन इसके साथ ही बार बार आने वाली बाढ़ सब कुछ बहा भी ले जाती थी। शायद इसी कारण इसे चाइना सॉरो यानी चीन का दुख कहा जाने लगा। लेकिन यही संघर्ष, यही जूझारूपन चीनियों की पहचान बना। बाढ़ से जूझते हुए उन्होंने खेती करना सीखा, गांव बसाए और धीरे धीरे शहरों की नींव रखी। यही वो जगह थी जहां से किंवदंतियों और इतिहास की लकीरें आपस में मिलती हैं। प्राचीन चीन की यह कहानी सिर्फ मिट्टी और पानी की नहीं है, यह कहानी है जीवन जीने की जिद की। यहाँ के लोग मानते थे कि स्वर्ग की इच्छा से ही राजवंश उठते और गिरते हैं। यही सोच बाद में मैंडेट ऑफ हेवन के रूप में पूरी चीनी संस्कृति की धड़कन बन गई। जब हम इस सभ्यता की ओर देखते हैं तो हमें केवल ईंट पत्थरों का इतिहास नहीं मिलता, बल्कि एक ऐसी आत्मा दिखती है जिसने पूरी मानवता को दिशा दी। आज हम जिस कागज पर लिखते हैं, जिस कंपास से रास्ता तय करते हैं, जिस छपाई से ज्ञान फैलाते हैं और जिस बारूद से युद्ध के समीकरण बदले, इन सब की जड़ें इसी सभ्यता में हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि चीन दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक है, तो यह केवल इतिहास का दावा नहीं है, यह उस जीवटता, उस संघर्ष और उस ज्ञान का सम्मान है जिसने सदियों से दुनिया को रोशन किया है। प्राचीन चीन का इतिहास सिर्फ खेतों और गांवों तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे यहां ऐसे राजवंश उभरे जिन्होंने न केवल शासन किया, बल्कि चीन की आत्मा को आकार दिया। सबसे पहले आता है शिया वंश, शिया डायनेस्टी, जिसे किंवदंती और इतिहास की कड़ी माना जाता है। कहा जाता है कि महान राजा यू ने ह्वांगहो की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए नहरों और बांधों का निर्माण कराया। चाहे यह कथा हो या सच्चाई, लेकिन यह चीनी लोगों की प्रकृति से जूझने और उसे साधने की आकांक्षा को दर्शाती है। इसके बाद आता है शांग वंश, शांग डायनेस्टी। यह राजवंश कांस्य युग का प्रतीक था। यहां धातु से बने हथियार और उपकरण तैयार हुए। सबसे खास बात यह कि इसी काल में पहली बार लेखन प्रणाली विकसित हुई।
आज हमें जो ओरिकल बोन यानी कछुए की हड्डियों और हड्डियों पर खुदे चिन्ह मिलते हैं, वे चीन के सबसे पुराने लिखित प्रमाण हैं। यहीं से भाषा, साहित्य और अभिलेख रखने की परंपरा की नींव पड़ी। फिर आया झोउ वंश, झोउ डायनेस्टी। इसने शासन को एक नई वैचारिक ऊंचाई दी। यही वह समय था जब मैंडेट ऑफ हेवन का विचार जन्मा, यानी शासक तभी वैध है जब उसे स्वर्ग की अनुमति प्राप्त हो। अगर शासक अन्यायी होगा तो स्वर्ग उसका अधिकार छीन लेगा। इस विचार ने चीनी राजनीति को हजारों वर्षों तक दिशा दी। इन शुरुआती राजवंशों ने चीन को सिर्फ संगठित नहीं किया, बल्कि उसे वह नींव दी जिस पर आगे की पूरी सभ्यता खड़ी हुई। यह वह दौर था जब किंवदंती और वास्तविकता आपस में मिलकर चीन को मिथक और इतिहास का अद्भुत संगम बनाते थे। किसी भी सभ्यता की जड़ें उसकी भौगोलिक परिस्थितियों में छिपी होती हैं। चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता का पालना बनी वांगहो नदी घाटी, जिसे हम पीली नदी भी कहते हैं। यह नदी अपने साथ बहकर लाती थी पीली मिट्टी, लोएस सॉइल, जो खेती के लिए बेहद उपजाऊ थी। इसी मिट्टी ने किसानों को धान, बाजरा और गेहूं उगाने का साहस दिया। लेकिन वांगहो सिर्फ वरदान ही नहीं थी। जब वह उफान पर आती तो अपने किनारे बसे गांव और खेत सब कुछ मिटा देती। यही दोहरा रूप चीनियों को सिखाता रहा। जीवन सिर्फ सुख का नाम नहीं, बल्कि संघर्ष के बीच टिके रहने का नाम है। ह्वांगहो के साथ साथ दक्षिण में बहती यांगत्जे नदी भी सभ्यता के विकास की धुरी बनी। एक ओर ह्वांगहो ने अनाज दिया तो दूसरी ओर यांगत्जे ने चावल की खेती का रास्ता खोला। इन दोनों नदियों के सहारे प्राचीन चीन ने न सिर्फ पेट भरा, बल्कि संस्कृति और व्यापार की नींव भी डाली। नदी घाटियों की यही भौगोलिक विविधता चीन को अद्भुत बनाती है। पहाड़, रेगिस्तान और समुद्र ने इसे बाहरी दुनिया से काफी हद तक अलग रखा। इस अलगाव ने चीन को अपनी संस्कृति को गहराई से विकसित करने का अवसर दिया। यही कारण है कि चीनी लोग अपनी भूमि को झोंगुओ यानी मध्य राज्य कहते थे। उनके लिए चीन दुनिया का केंद्र था और बाकी सब जगहें उसकी परिधि। इस भौगोलिक पृष्ठभूमि ने ही चीन को वह आत्मनिर्भरता दी जिसने हजारों वर्षों तक इसे टिकाए रखा और धीरे धीरे एक ऐसी सभ्यता में बदल दिया जिसने पूरी दुनिया को अपनी छाप से प्रभावित किया। प्राचीन चीन की सभ्यता केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, यह उस समाज की गाथा भी है जिसने मिलकर इतिहास लिखा। यहाँ का जीवन एक सामंती ढांचे, फ्यूडल सिस्टम पर आधारित था। राजा या सम्राट को स्वर्ग का प्रतिनिधि माना जाता था, जिसे शासन का अधिकार मैंडेट ऑफ हेवन से प्राप्त होता था। यही विश्वास लोगों को सत्ता के प्रति आज्ञाकारी बनाए रखता था। सम्राट के नीचे शक्तिशाली जागीरदार या लॉर्ड्स होते थे जिन्हें भूमि दी जाती थी। वे अपने क्षेत्रों में सैनिक रखते और किसानों से कर वसूलते। किसान समाज की रीढ़ थे। वे दिन रात खेतों में काम करते और पूरी व्यवस्था को जीवित रखते, पर उनका जीवन कठिन था। वे उत्पादन का बड़ा हिस्सा कर के रूप में देते और बदले में केवल जीने लायक भोजन पाते। समाज में शिल्पकार और कारीगर भी अहम स्थान रखते थे। कांसे की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और रेशमी कपड़े उनकी कला का प्रमाण थे। व्यापारियों की स्थिति शुरू में बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सिल्क रोड के कारण उन्हें सम्मान मिलने लगा। महिलाओं की स्थिति समाज में सीमित थी। उनसे घर और परिवार संभालने की अपेक्षा की जाती थी। फिर भी मातृत्व और परंपराओं को आगे बढ़ाने में उनका योगदान असाधारण था। राजनीतिक व्यवस्था में एक और विशेषता थी। परिवार और वंश का महत्व, शासन हो या समाज, सब कुछ परिवार केंद्रित था। यही कारण है कि चीनी सभ्यता में पूर्वजों का पूजन सबसे बड़ी परंपरा बन गया। इस प्रकार प्राचीन चीन का समाज एक ऐसी संरचना था जहां हर कोई अपनी जगह पर बंधा था। राजा से लेकर किसान तक यही अनुशासन और सामूहिकता इस सभ्यता को हजारों वर्षों तक टिकाए रखने का आधार बनी। किसी भी सभ्यता की आत्मा उसके धर्म और दर्शन में बसती है। प्राचीन चीन भी इससे अछूता नहीं था। यहां धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन जीने का तरीका था। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वज पूजन की। चीनी लोग मानते थे कि उनके पूर्वज आज भी आत्मा के रूप में परिवार का हिस्सा हैं।
इसीलिए हर घर में छोटे छोटे वेदियां होती, जहां भोजन, धूप और प्रार्थना अर्पित की जाती। यह परंपरा परिवार को बांधने वाला सबसे मजबूत धागा थी। फिर आते हैं कन्फ्यूशियस, एक ऐसे विचारक जिन्होंने चीनी समाज की सोच बदल दी। उनका कहना था कि समाज तभी टिक सकता है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए, चाहे वह शासक हो, पिता हो या पुत्र। कन्फ्यूशियनिज्म ने अनुशासन, नैतिकता और शिक्षा को जीवन का आधार बनाया। इसके विपरीत लाओजी ने दाओइज्म की नींव रखी। उनका दर्शन था प्रकृति के साथ संतुलन में रहो। वे कहते थे कि जीवन को जबरदस्ती नहीं बल्कि सहजता से बहने दो, ठीक उसी तरह जैसे पानी चट्टानों के बीच से अपना रास्ता निकाल लेता है। बाद में भारत से आया बौद्ध धर्म भी चीन में गहराई से फैल गया। बुद्ध की करुणा, शांति और ध्यान की शिक्षा ने चीनियों के हृदय को छुआ और धीरे धीरे यह चीनी संस्कृति का हिस्सा बन गई। इन तीनों विचारधाराओं, कन्फ्यूशियनिज्म, दाओवाद और बौद्ध धर्म ने मिलकर चीनी समाज को संतुलन दिया। एक ओर अनुशासन और नैतिकता, दूसरी ओर प्रकृति संग तालमेल और तीसरी ओर करुणा और मुक्ति का मार्ग। इसी कारण कहा जाता है कि प्राचीन चीन की ताकत केवल उसकी दीवारों या सेनाओं में नहीं थी, बल्कि उसकी आध्यात्मिक गहराई में थी, जिसने उसे हजारों वर्षों तक जीवित रखा। सम्राट के पुस्तकालय के पवित्र हॉल में ली वेन प्राचीन पांडुलिपियों के ऊंचे ढेर के बीच डूबा हुआ बैठा है। विद्वान काइलून की क्रांतिकारी कागज बनाने की विधि के विवरण पर ध्यान देता है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं, टिमटिमाती मोमबत्तियां नाचती हैं, जो पुस्तकालय के ज्ञान के मौन प्रहरी पर एक गर्म सुनहरा प्रकाश डालती हैं। ली वेन को एक गहरी अनुभूति होती है। उसके होठों से एक शांत फुसफुसाहट निकलती है। ज्ञान ही सभ्यता की असली ताकत है। उनके शब्द धीरे से गूंजते हैं, इन प्राचीन दीवारों के भीतर संरक्षित ज्ञान की शक्ति का प्रमाण। ली वेन सम्राट के सामने खड़े हैं, कागज का एक बंडल पेश कर रहे हैं। सम्राट की आंखें विस्मय से फैल जाती हैं, क्योंकि वह कागज की जांच करता है। ली वेन कागज बनाने के रहस्यों की व्याख्या करते हैं, शब्द नवाचार की तस्वीर चित्रित करते हैं। राज दरबार में आश्चर्य की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि दरबारी प्रदर्शन को देखते हैं। सम्राट आज्ञा देते हैं, इस विधि को पूरे राज्य में फैलाओ। विस्तृत समुद्र तट पर ली वेन कंपास वितरित करता है, जो अभी शुरू होने वाली यात्राओं के प्रतीक हैं। नाविकों की आंखों में आशा चमकती है, क्योंकि वे दूर दराज के इलाकों की कल्पना करते हैं। ली वेन की निगाहें दूर क्षितिज पर घूमती हैं, आगे के कारनामों पर विचार करती हैं। अब दुनिया छोटी हो जाएगी, ली वेन घोषणा करती है। उसकी आवाज प्रत्याशा से भरी हुई है। किसी भी सभ्यता की महानता केवल उसके राजाओं या युद्धों से नहीं आंकी जाती, बल्कि उससे भी अधिक उसके ज्ञान और खोजों से मापी जाती है। प्राचीन चीन इस मामले में दुनिया की सबसे आगे रही सभ्यताओं में गिनी जाती है। सबसे पहली खोज थी कागज पेपर। दूसरी शताब्दी ईस्वी में कैलुन नामक अधिकारी ने इसे बनाने की विधि विकसित की। पहले लोग हड्डियों, रेशम या बांस की पट्टियों पर लिखते थे, जो महंगे और कठिन साधन थे। कागज ने ज्ञान को सरल और सस्ता बना दिया और शिक्षा का द्वार हर किसी के लिए खोल दिया। दूसरी खोज, जिसने दुनिया का चेहरा बदल दिया, वह थी बारूद, गन पाउडर। यह मूल रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और आतिशबाजी में इस्तेमाल होता था, लेकिन समय के साथ यह युद्ध का सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया। तीसरी खोज थी कंपास। लोहे की सुई और चुंबकत्व की मदद से दिशा ज्ञात करने वाला यह यंत्र पहले चीन में विकसित हुआ। इसने नाविकों को समुद्र पार करने का साहस दिया और व्यापार तथा अन्वेषण का युग शुरू किया। चौथी महान खोज थी छपाई, प्रिंटिंग प्रेस। लकड़ी पर अक्षर उकेरकर कागज पर छापने की कला ने किताबों को आम लोगों तक पहुंचा दिया। इससे ज्ञान सिर्फ अमीर वर्ग की जागीर नहीं रहा, बल्कि पूरे समाज की ताकत बन गया। इन चार खोजों, कागज, बारूद, कंपास और छपाई को मिलाकर दुनिया इन्हें चाइनाज 4 ग्रेट इन्वेंशंस कहती है। वास्तव में
यही वे दीपक थे जिनकी रोशनी ने न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया को नया रास्ता दिखाया। प्राचीन चीन की पहचान केवल उसकी खोजों या राजवंशों से नहीं, बल्कि उसकी कला और संस्कृति से भी होती है। यहाँ का हर रंग, हर धुन और हर रचना उस सभ्यता की आत्मा को झलकाता है। सबसे पहले बात करते हैं रेशम, सिल्क की। चीनियों ने हजारों साल पहले रेशम के कीड़ों से धागा निकालने और उसे बुनने की कला सीखी। इन धागों से बनी चमकदार पोशाकें सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और वैभव का प्रतीक थीं। यही रेशम बाद में सिल्क रोड के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचा। कला का दूसरा खजाना है चीनी मिट्टी, पोर्सिलेन। सफेद और नीले रंगों से सजी यह बर्तन कला इतनी बारीक और सुंदर होती थी कि इसे देखने वाले हैरान रह जाते। आज भी चाइना शब्द का इस्तेमाल बर्तनों के लिए किया जाता है, जो इसी धरोहर की गवाही है। चित्रकला और सुलेख, कैलीग्राफी भी चीनी संस्कृति की जान थी। कागज और ब्रश पर बहती स्याही केवल अक्षर नहीं बनाती थी, बल्कि भावनाओं को आकार देती थी। सुलेख को कला का सबसे शुद्ध रूप माना जाता था। संगीत और नाटक ने भी लोगों के जीवन को रंगीन बनाया। पारंपरिक चीनी वाद्य यंत्र जैसे गुझेंग और एरहू आत्मा को छू लेने वाली धुनें निकालते थे। वहीं चीनी ओपेरा अपने भव्य वस्त्रों, चेहरे पर रंगीन मेकअप और नृत्य के जरिए इतिहास और पौराणिक कथाएं सुनाता था। कला और संस्कृति ने प्राचीन चीन को केवल जीवित ही नहीं रखा, बल्कि उसे सुंदरता और गहराई भी दी। यही वह धरोहर है जिसने चीन को दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में स्थान दिलाया। किसी भी सभ्यता की नींव उसकी अर्थव्यवस्था पर टिकी होती है, और प्राचीन चीन की शक्ति का असली आधार था खेती और व्यापार। ह्वांगहो और यांगत्जे नदियों की उपजाऊ मिट्टी ने यहाँ के किसानों को अनाज और चावल उगाने का वरदान दिया। खासकर धान की खेती ने लोगों को स्थायी रूप से बसने और बड़ी आबादी को पालने की क्षमता दी। किसानों का जीवन कठिन था। वे सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाते और दिन रात मेहनत करते। उनकी मेहनत से ही राजमहल और नगर जीवन संभव हो पाता था। बदले में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनकी भूमिका पूरे तंत्र की रीढ़ थी। धीरे धीरे सिक्कों का प्रयोग शुरू हुआ। धातु के गोल चौकोर सिक्के बाजारों में लेन देन को आसान बनाते थे। यही सिक्के बाद में व्यापारिक संस्कृति की पहचान बने। व्यापार के क्षेत्र में चीन आत्मनिर्भर था, लेकिन धीरे धीरे उसकी वस्तुएं दुनिया को आकर्षित करने लगी। रेशम, चीनी मिट्टी और चाय जैसी वस्तुएं विदेशी व्यापारियों को खींच लाती थीं। स्थानीय बाजारों से निकलकर यही सामान दूर देशों तक जाने लगे। किसानों की मेहनत, कारीगरों की कला और व्यापारियों की दूरदर्शिता ने मिलकर चीन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। यही समृद्धि आगे चलकर सिल्क रोड की स्थापना का आधार बनी, जिसने चीन को दुनिया से जोड़ा। इस तरह प्राचीन चीन की अर्थव्यवस्था केवल भोजन और वस्त्र तक सीमित नहीं थी। यह वह शक्ति थी जिसने समाज को स्थिरता दी और सभ्यता को हजारों वर्षों तक जीवित रखा। प्राचीन चीन की सबसे महान देन सिर्फ उसकी खोजें ही नहीं थीं, बल्कि वह रास्ता भी था जिसने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ दिया। सिल्क रोड, यह मार्ग केवल व्यापार का रास्ता नहीं था, बल्कि संस्कृतियों, विचारों और विश्वासों का सेतु था। इसकी शुरुआत हान वंश के समय हुई, जब चीन का रेशम इतना प्रसिद्ध हुआ कि दूर दराज की सभ्यताएं उसे पाने को लालायित हो उठीं। रेशम हल्का, चमकदार और अनोखा था। ऐसा कपड़ा जो न तो रोम में मिलता था, न ही भारत में। इसी कारण यह मार्ग सिल्क रोड कहलाया। यह व्यापारिक मार्ग चीन से निकलकर मध्य एशिया, भारत, फारस और अंततः रोम तक पहुंचता था। ऊंटों के काफिले महीनों तक रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करते हुए रेशम, चीनी मिट्टी और मसाले लेकर चलते थे। बदले में चीन को सोना, घोड़े और कीमती धातुएं मिलती। लेकिन सिल्क रोड सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं था। इसके सहारे बौद्ध धर्म भारत से चीन पहुंचा, फारसी कला और संगीत चीनी संस्कृति में घुला और चीनी तकनीकें पश्चिमी दुनिया तक पहुंची। यह मार्ग सभ्यताओं को करीब लाने वाली अदृश्य डोर बन गया। सिल्क रोड ने चीन को दुनिया से जोड़ा
और उसे वैश्विक संस्कृति का हिस्सा बना दिया। यह मार्ग हमें याद दिलाता है कि मानव सभ्यता की असली शक्ति दीवारों से नहीं बल्कि संवाद और आदान प्रदान से बढ़ती है। प्राचीन चीन को दुनिया याद करती है उसके उन आविष्कारों के लिए जिन्होंने केवल उसकी सीमाओं तक ही असर नहीं छोड़ा बल्कि पूरे विश्व की दिशा बदल दी। इन्हें अक्सर 4 महान आविष्कार कहा जाता है: कागज, बारूद, कंपास और छपाई। कागज ने ज्ञान को बांटने का काम किया। अगर यह न होता तो शायद आज की किताबें, पत्र और शिक्षा की संस्कृति इतनी व्यापक न बन पाती। कंपास ने समुद्रों को पार करने का हौसला दिया और दुनिया की भौगोलिक खोजों का युग शुरू किया। बारूद ने युद्धों का स्वरूप हमेशा के लिए बदल दिया। पहले जहां तलवार और धनुष से युद्ध लड़े जाते थे, वहीं बारूद ने आग और विस्फोट की ताकत इंसान के हाथ में दे दी। यह शक्ति विनाश भी लाती थी, लेकिन तकनीकी दृष्टि से इसने मानव इतिहास को एक नया मोड़ दिया। और छपाई कला, उसने ज्ञान को केवल अमीरों और राजघरानों तक सीमित नहीं रहने दिया। साधारण लोग भी किताबें पढ़ सके, विचारों को साझा कर सके और शिक्षा आम हो सकी। यही वह चिंगारी थी जिसने आगे चलकर पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी। इन 4 आविष्कारों ने मिलकर दुनिया की सभ्यता को नई गति दी। इसीलिए कहा जाता है कि प्राचीन चीन सिर्फ एक सभ्यता नहीं थी, बल्कि वह शक्ति थी जिसने मानवता को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। हर महान सभ्यता की तरह प्राचीन चीन की यात्रा भी आसान नहीं थी। इसकी राह में बार बार ऐसी चुनौतियां आईं जिन्होंने इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार चीन ने खुद को संभाला और नया रूप दिया। सबसे बड़ी चुनौती थी हुआंगहो नदी की बाढ़ें। यह नदी कभी जीवन देती थी तो कभी अपने उफान से गांव, खेत और शहर बहा ले जाती थी। इस विनाश ने लोगों को सिखाया कि प्रकृति के साथ संघर्ष ही नहीं बल्कि तालमेल भी जरूरी है। राजवंशों का उत्थान और पतन भी एक बड़ी चुनौती था। जब शासक न्यायप्रिय रहते तो जनता खुशहाल होती, लेकिन जब राजवंश भ्रष्ट या कमजोर हो जाते तो विद्रोह उठ खड़ा होता और सत्ता बदल जाती। इसी चक्र को लोग स्वर्ग का आदेश कहते थे। युद्ध और आक्रमण भी चीन को बार बार झकझोरते रहे। उत्तरी सीमाओं से खानाबदोश कबीलों का खतरा हमेशा बना रहा और फिर आया मंगोल आक्रमण। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों ने चीन पर हमला किया और युआन वंश की स्थापना की। यह समय चीन के लिए बेहद कठिन था, लेकिन अंततः उसने अपनी संस्कृति और पहचान को जीवित रखा। इन संघर्षों ने चीन को कमजोर नहीं किया बल्कि और अधिक मजबूत बनाया। हर बार गिरकर भी उसने उठना सीखा। यही उसकी असली ताकत थी, संघर्ष में भी टिके रहना और हर संकट से नई ऊर्जा पाना। प्राचीन चीन की कहानी केवल एक सभ्यता की गाथा नहीं है, बल्कि यह मानवता की उस यात्रा का प्रतीक है जिसमें संघर्ष, खोज और सीख सब कुछ समाया हुआ है। हुआंगहो नदी की बाढ़ों से जूझते हुए किसानों ने खेती सीखी। राजवंशों के उत्थान पतन ने लोगों को सिखाया कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन संस्कृति और मूल्य ही स्थायी होते हैं। कन्फ्यूशियस की नैतिकता, लाओ त्से का संतुलन और बुद्ध की करुणा ने चीनी आत्मा को गढ़ा। वहीं कागज, कंपास, बारूद और छपाई जैसी खोजों ने पूरी दुनिया को नया मार्ग दिखाया। सिल्क रोड ने साबित किया कि असली ताकत दीवारों में नहीं बल्कि संवाद और साझा करने में है। आज जब हम आधुनिक चीन को देखते हैं, उसकी तकनीक, उसकी संस्कृति और उसकी वैश्विक भूमिका, तो महसूस होता है कि यह सब उसी प्राचीन नींव पर खड़ा है। चीन ने केवल खुद को ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता को समृद्ध किया। इसलिए प्राचीन चीन की गाथा हमें यह सिखाती है कि महानता केवल ताकत या धन से नहीं आती, वह आती है ज्ञान से, धैर्य से और आत्मा की गहराई से। यही कारण है कि यह सभ्यता हजारों वर्षों बाद भी जीवित है और आने वाले समय में भी दुनिया को राह दिखाती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो, अगली कहानी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें अगली कहानी किस विषय पर चाहते हैं। और हां,
ऐसे ही अनसुने इतिहास को जानने के लिए इतिहास के कथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक गाथा के साथ।